हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का की सारी वीडियोस हम चैनल पे डाल चुके हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मेन सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग का फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। उसके बाद हम सेकेंड सब्जेक्ट है वो हमने स्टार्ट कर दिया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, दैट इज द साइको सोशल थेरेपीज। कौन कौन सी थेरेपीज हम पेशेंट को देते होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले इसमें आता है साइको एनालिटिकल थेरेपी। साइको एनालिटिकल थेरेपी जो होती है इसमें सिगमंड फ्रॉड ने बताया था। साइको एनालिटिकल थेरेपी जो है सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। और सिगमंड फ्रॉड ने बताया था कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ चीजें जो होती है वो पास्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो हमारे माइंड में बरीड होती है। तो जो भी हमारे पास्ट से रिलेटेड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है उन चीजों को हमने बाहर निकालना है, उन इमोशंस को उन फीलिंग्स को हमने बाहर निकालना है अनकॉन्शियस माइंड से। तो साइको एनालिटिकल थेरेपी यही बताती है। और जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं इसमें हमारा है ड्रीम एनालिसिस, कि पेशेंट को जो ड्रीम आ रहे हैं बार बार जो दिख रहा है पेशेंट को सपने में वो एनालाइज करेंगे। हिप्नो हिप्नो इसमें हिप्नोटाइज करते होते हैं, हिप्नोसिस करेंगे। पेशेंट को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करने के लिए बोलेंगे और उसको पास्ट में ले जाके जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जो प्रॉब्लम का कॉज है वो फाइंड आउट करेंगे हिप्नोटाइज करके पेशेंट को। इसमें कैथारसिस भी होता है। कैथारसिस में हम क्या करते होते हैं, कैथारसिस में हम पेशेंट को अंदर जो भी फीलिंग्स है पेशेंट की, जो भी इमोशंस हैं, तो वो सारे के सारे अकेले में निकालने के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो पेशेंट है कहीं रूम में अकेला या फिर कहीं दूर जाके जो है जोर जोर से रोता है या चिल्लाता है, जिससे कि उसके सारे इमोशंस हैं और जो सारी फीलिंग्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द कैथारसिस। उसके बाद आता है एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एब्रिएक्शन में जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है या फिर कोई पास्ट में कोई ट्रोमा हुआ है तो उस चीज को हम जो है पास्ट में जो ट्रोमा या कोई इवेंट है उस चीज को हम रिलीव करते हैं, उस इमोशंस को हम बाहर निकालते हैं। तो दैट इज द एब्रिएक्शन थेरेपी। तो कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर पेशेंट को है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की एब्रिएक्शन थेरेपी देते हैं। पास्ट से रिलेटेड जो ट्रॉमा होता है जो अनकॉन्शियस माइंड में पेशेंट के जो फियर है उसको हम रिलीज करते हैं बाय द एब्रिएक्शन थेरेपी। तो जो साइको एनालिटिकल थेरेपी है इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा कॉज पे होता है, कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, जो बिहेवियर है पेशेंट का, उसका मेन कॉज क्या है। तो कॉज को हम फाइंड आउट करते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में या उसके पास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे साइको एनालिटिकल थेरेपी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होती है वो सिंगल इंडिविजुअल को दी जाती है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। और दैट ब्रिंगिंग चेंज इनटू ए पर्सन बाय एक्सप्लोरिंग थिंकिंग फीलिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो इसमें हम पर्सन में चेंज करते हैं, उसकी एक्सप्लोर करेंगे पेशेंट की थिंकिंग क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसका बिहेवियर एटीट्यूड उसके इमोशंस क्या है, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं और पेशेंट में चेंज लेके आते हैं बाय द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में जो होता है वो 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। जब हम थेरेपी देते हैं, एक थेरेपिस्ट होता है और पेशेंट होता है, तो दोनों में 1 by 1 जो इंटरेक्शन होती है दैट इज द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो इसमें हमारा क्या होता है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगर किसी को स्ट्रेस है किसी चीज से रिलेटेड तो उसमें भी हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी देते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट है कोई या फिर ड्रग एब्यूजर है, ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट है, उसको भी हम इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं। किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर है या फिर किसी को मैरिटल डिसहार्मनी है तो उसमें भी इंडिविजुअल थेरेपी जो है वो दी जाती है। उसके बाद है बिहेवियरल थेरेपी। जो बिहेवियरल थेरेपी हम देते होते हैं क्लाइंट को, तो दैट मॉडिफाई द माल अडेप्टिव बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग द अडेप्टिव बिहेवियर। इसमें हम मॉडिफाई करेंगे बिहेवियरल थेरेपी में, जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम अडेप्टिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं और अगर कोई माल अडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। माल अडेप्टिव बिहेवियर को हमने रीइंफोर्स नहीं करना है। तो ये हमारी बिहेवियरल थेरेपी। जो बिहेवियरल थेरेपी होती है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग
थ्योरी पे काम करती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके प्रिंसिपल पे काम करती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दैट इज गिवन बाय द आइवन पाल्वो। आइवन पाल्वो ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसके प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी बिहेवियरल थेरेपी या फिर ऑपेरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इसके प्रिंसिपल पे काम करती है। ऑपेरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने कहा था कि अगर कोई अडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको हमने रीइंफोर्स करना है, और अगर कोई माल अडेप्टिव बिहेवियर शो करना है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये थ्योरी दी थी ऑपेरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय द बीएफ स्किनर। तो इन दोनों के प्रिंसिपल पे काम करती है बिहेवियरल थेरेपी जो है। अदर प्रिंसिपल भी है, जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके बाद है हमारा कि इंडिकेशन क्या है, बिहेवियरल थेरेपी हम किस किस को देंगे। तो बिहेवियरल थेरेपी जो दी जाती है वो सोशल फोबिया अगर किसी को है, उन पेशेंट को हम देंगे। फोबिया के है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी है किसी को, उसको हम बिहेवियरल थेरेपी देते होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है किसी को, ईटिंग डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज कर रहा है कोई, सब्सटेंस एब्यूज है, तो उसको हम क्या देते होते हैं, बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को देते हैं। टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती है बिहेवियरल थेरेपी में, तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को किसी चीज से फोबिया है, तो हम उसको चेंज करने के लिए, उस फोबिया को दूर करने के लिए धीरे धीरे हम पेशेंट को उस सिचुएशन में लेके जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उस सिचुएशन में हम पेशेंट को लेके जाते हैं, जिससे कि उसका जो फोबिया है वो दूर हो जाए। तो दैट इज द सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी को रोड क्रॉस करने से डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे, रोड कैसे क्रॉस करना है। फिर हम उसका हाथ पकड़ के रोड उसको क्रॉस करना सिखाएंगे, लाइट्स के बारे में बताएंगे, कहाँ पे रुकना है। फिर हम उसको, वो खुद रोड क्रॉस करेगा और उसको हम सुपरवाइज करेंगे। तो दैट इज द सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसके जो फियर है उसको दूर कर रहे हैं, जो फोबिया है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि धीरे धीरे हम उसके फोबिया को दूर करेंगे। तो उसके बाद आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, इसमें भी फोबिया के को रिमूव करने के लिए किया जाता है फ्लडिंग जो है बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। फ्लडिंग में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट क्लाइंट को हम उस सिचुएशन में डाल देते हैं जिससे उसको फोबिया है। ठीक है, जैसे कि किसी को लिजर्ड से बहुत डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो लिजर्ड होती है एकदम से उसके ऊपर फेंक देते हैं, ताकि उसका जो फोबिया है वो निकल जाए। तो डायरेक्ट हम उसी सिचुएशन में उसको डालेंगे जिस चीज से उसको फोबिया है। लेकिन एक चीज का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है फ्लडिंग के अंदर, कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन पे हम ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, तो हार्ट पेशेंट के ऊपर हम जो है फ्लडिंग है वो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शेपिंग। शेपिंग का मतलब है कि जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है वो हमने चेंज करना है बाय री गिविंग री इन्फोर्समेंट टू द पेशेंट। पेशेंट को हम धीरे धीरे हम पेशेंट को क्या करेंगे, अगर वो अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है तो पेशेंट को हम रिवार्ड देंगे। तो दैट इज कॉल्ड द शेपिंग, कि बिहेवियर को धीरे धीरे हमने रिवार्ड देके या री करके माल अडेप्टिव बिहेवियर को हमने खत्म करना है। अगर अडेप्टिव बिहेवियर वो शो कर रहा है तो उसको हमने री करना है और रिवार्ड करना है, अगर अडेप्टिव बिहेवियर जो है क्लाइंट शो करता है। तो दैट इज कॉल्ड शेपिंग। उसके बाद है हमारा टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसमें अगर पेशेंट अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, क्लाइंट बोलेंगे, क्लाइंट अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, तो हम उसको टोकन देते होते हैं अडेप्टिव बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर शो करने के लिए, गुड बिहेवियर शो करने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर उसको एक टोकन देंगे, और फिर हम उसको बताते हैं कि जब आपके इतने टोकन इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बदले में आपको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा या फिर आपको बाहर लेके जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी।
तो टोकन इकोनॉमी में टोकन देते हैं और माल अडेप्टिव बिहेवियर को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है वो दूर करते हैं और अडेप्टिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। फिर आता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स में क्या है, ये ओसीडी के लिए किया जाता है, ये टेक्निक जो है ओसीडी पेशेंट्स में यूज की जाती है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कोई थॉट, कोई आइडिया जो है वो बार बार माइंड में आ रहा है। ऑब्सेशन जो है वो थॉट को लेके हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को लेके हो सकता है, किसी आइडिया को लेके हो सकता है। तो जो ऑब्सेशन है दैट कॉज द एंजाइटी। तो जो ऑब्सेशन उसको हो रहा है, हम उसी सिचुएशन में पेशेंट को लेके जाएंगे जिससे उसको ऑब्सेशन होता है, उसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पे उसके माइंड में जो है वो थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो कंपल्शन वो करता है, जो एक्ट जो करता है, उसको स्टॉप कर देंगे, वो उसको हम नहीं करने देंगे। जैसे किसी को रहता है कि उसके कहीं भी हाथ टच हो जाते हैं तो मेरे हैंड जो है वो डर्टी है, थॉट आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसको, उसके हैंड्स जो है उनको कहीं डर्टी प्लेस पे टच करेंगे हैंड्स को, और उसका जो हैंड वॉशिंग होती है, जो कंपल्शन वो करता है, जो एक्ट वो करता है, उसको हम क्या करेंगे, नहीं करने देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो धीरे धीरे जो है, जो ओसीडी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। यानी कि एक्सपोजर में हम लेके गए लेकिन उसको हमने रिस्पॉन्स नहीं करने देना है, तो ये होता है ओसीडी के लिए। फिर है टाइम आउट। टाइम आउट या फिर हम इसको बोलते हैं ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन का मतलब होता है कि जो माल अडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है या प्रॉब्लम बिहेवियर जिसने शो किया है, हम उसका क्या करेंगे, उसी से करेक्शन करवानी है हमने, और बेटर करेक्शन करवानी है। ठीक है, जैसे किसी क्लाइंट ने यूरिन पास कर दिया है तो हम उसी को बोलेंगे क्लीन करने के लिए सारा, और साथ में बोलेंगे कि पूरा वार्ड को उसने अच्छे से क्लीन करना है। तो दैट इज कॉल्ड द टाइम आउट और करेक्शन, ओवर करेक्शन, या फिर टाइम आउट हम इसको बोलते हैं। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अगर आप जो प्रॉब्लम बिहेवियर है, अगर आप उसको माल अडेप्टिव बिहेवियर को अगर आप रीइंफोर्स नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो बिहेवियर अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा टेम्पर टेंडन कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसको अटेंशन नहीं दोगे, उसको रीइंफोर्स नहीं करोगे, तो धीरे धीरे जो है वो करना छोड़ देगा। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोलते हैं इसको हम। उसके बाद एक्सटिंक्शन के बाद हमारा आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, रेस्टिट्यूशन में हमने जो पेशेंट है उसको पनिशमेंट देनी है। अगर कोई माल अडप्टिव बिहेवियर वो शो कर रहा है तो हम उसको पनिशमेंट देते होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन। उसके बाद है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में क्या होगा, एवर्जन थेरेपी जो होती है इसमें अनप्लीजेंट स्टिमुलाई देते हैं। किसी भी, अगर माल अडेप्टिव बिहेवियर कोई शो कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर अगर शो कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई पेशेंट को देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एवर्जन थेरेपी। तो जैसे कि कोई अगर नेल बाइट कोई कर रहा है या थम शकिंग कोई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंगूठे के चारों तरफ क्या करते होते हैं, जैसे मिर्ची लगा दी है, ठीक है, तो वो नहीं करेगा, तो दैट इज एवर्जन थेरेपी। वैसे ये जनरली अल्कोहलिक पेशेंट में भी की जाती है कि अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं अल्कोहल ना लें, तो उनको हम क्या करते होते हैं, डाइसल्फाम देते होते हैं। जो डाइसल्फाम होती है वो वॉमिटिंग कॉज करती है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल अगर ले लेता है तो वॉमिटिंग पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है, नोजिया होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट को जो है वो अल्कोहल नहीं लेता है, तो दैट इज कॉल्ड द ए वर्जन थेरेपी। तो ये अल्कोहलिक पेशेंट में यूज होती है जो ए वर्जन थेरेपी होती है। उसके बाद आती है पेशेंट की सोशल ट्रेनिंग। सोशल ट्रेनिंग में हम वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर पेशेंट को सिखाते हैं, और सोशल इंटरेक्शन कैसे करनी है हम वो बताएंगे पेशेंट को। उसके बाद आएगा एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस ट्रेनिंग। एसर्टिवनेस ट्रेनिंग का में हम पेशेंट को बताएंगे खुद की रिस्पेक्ट करनी है और दूसरों की रिस्पेक्ट देनी है, दूसरों को, दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो एसर्टिवनेस ट्रेनिंग में ये चीजें हम पेशेंट को बताते हैं, गिविंग रिस्पेक्ट टू सेल्फ एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर्स। ठीक है, तो ये था हमारा बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, किस किस को देंगे। तो बिहेवियरल थेरेपी मोस्टली फोबियाज में देते होते हैं, ओसीडी में देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है उसमें देंगे, ईटिंग डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, तो इनमें जो है वो बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है।
टेक्निक्स हमने सारी डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी टेक्निक है हमने डिस्कस की है। सिस्मिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, टाइम आउट, एक्सटिंक्शन, रेस्टिट्यूशन एंड एवर्जन थेरेपी। साइकोसोशल थेरेपी में उसके बाद हमारा आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी हम पेशेंट को देते होते हैं। इट फोकस ऑन हाउ पेशेंट थिंक अबाउट देमसेल्व्स, कि पेशेंट खुद के बारे में क्या सोचते हैं, एंड व्हाट द पेशेंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में पेशेंट क्या सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। इट हेल्प टू मॉडिफाई द थिंकिंग पैटर्न एंड डेवलप द राइट थिंकिंग। इसमें जो भी थिंकिंग है पेशेंट की उसको हम मॉडिफाई करते हैं और राइट थिंकिंग डेवलप करते हैं पेशेंट की, तो दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव थेरेपी। एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं एंजाइटी को रिमूव करने के लिए। ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ईटिंग डिसऑर्डर इन केस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा और द बुलिमिया नर्वोसा। सुसाइडल थॉट्स अगर किसी को आ रहे हैं उसको भी हम कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है किसी को, तो उसको भी हम क्या है कॉग्निटिव थेरेपी है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद फैमिली थेरेपी है। फैमिली थेरेपी में हम साथ में पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते होते हैं। आपस में क्या डिस्प्यूट्स हैं फैमिली के अंदर, तो हम सबकी काउंसलिंग करते हैं फैमिली थेरेपी के अंदर। तो फैमिली थेरेपी में अगर किसी को मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी को मैरिटल थेरेपी अगर देनी है, तो वो भी हम फैमिली थेरेपी में देते हैं। और सबके हम व्यूज सुनते हैं फैमिली थेरेपी में, किसके क्या क्या इश्यूज हैं, और माल एडेप्टिव बिहेवियर जो क्लाइंट का है उसको हम दूर करते हैं और फैमिली को इसमें साथ में हम इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद आती है मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी जो होती है इसमें हम एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। एक कम्युनिटी के जैसा एनवायरनमेंट हम पेशेंट को देते होते हैं, तो मिलियोथेरेपी को हम थेराप्यूटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिटी। मिलियो का मतलब होता है मिडल। तो मिलियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसमें हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, सो दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस हम पेशेंट को देते हैं। कम्युनिटी में जो पेशेंट फील करता है ऐसा एक्सपीरियंस पेशेंट को दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। इसमें स्टाफ इन्वॉल्व होता है, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्रेंड्स सर्कल है पेशेंट का वो इन्वॉल्व होता है मिलियोथेरेपी के अंदर। इसके की कंसेप्ट अगर हम देखें तो कंटेनमेंट होती है सबसे पहले, कि कोई भी क्लाइंट है हम उसको सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन में हम इंडिविजुअल जो है केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, इंडिविजुअलिटी रखते हैं पेशेंट की, कि इस इंडिविजुअल को हमने इस टाइप का एनवायरनमेंट देना है, इस टाइप की केयर प्रोवाइड करनी है। स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होती है, इसमें जो बिहेवियर होता है स्टाफ का वो कंसिस्टेंट होता है, पेशेंट को लेके बहुत ही अच्छा पेशेंट को फील करवाते हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन। फिर है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन में ओपन क्वेश्चन पेशेंट पेशेंट से पूछते हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है पेशेंट के साथ, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दैट इज द ओपन कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक कम्युनिटी और मिलू थेरेपी के अंदर हम हॉस्पिटल का पूरा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए। और हम इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम लीडरशिप क्वालिटी आती है, पेशेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आती है, अडेप्टिव बिहेवियर पेशेंट लर्न करता है इसके अंदर। लेकिन इसका इकोसेंट्रिक होता है पेशेंट, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें क्या होता है, रोल ब्लरिंग हो जाती है, कि इसमें जो रोल होता है वो कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा रोल जो है वो चेंज हो गया है, तो इसमें रोल जो है वो एक्चुअल रोल हमारा नहीं रहता, चेंज होता रहता है मिलोथेरेपी के अंदर। तो रोल ब्लरिंग इसमें कई बार हो जाती है, कई बार कंफ्लिक्ट हो जाती है कुछ चीजों को लेके पेशेंट के साथ। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं मिलोथेरेपी के। तो ये थे हमारी साइकोथेरेपीज की क्लास। तो हमने साइकोथेरेपी डिस्कस कर ली है। तो कई बार टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे सिस्मिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, फ्लडिंग क्या होती है, एब्रिएक्शन क्या होती है, कौन सी थेरेपी हम किसके अंदर कौन सी थेरेपी हम पेशेंट को देंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फंडामेंटल का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग से भी जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइकेट्रिक का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।